नमस्ते दोस्तों, नमस्ते स्टूडेंट्स, सबको एक बार दोबारा से एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। जो इंटरनेट के अंदर लैगिंग प्रॉब्लम आ रहा था, पता नहीं क्या रीजन था, तो इसीलिए मैं दोबारा से भी ये रिकॉर्डेड वीडियो, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि मैं संडे को आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जो भारतीय सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ के पैकेज का अनाउंसमेंट है उसमें किसको क्या राहत मिलने वाली है, कितना हमारी इकोनॉमी को लिक्विडिटी मिलने वाली है और क्या सारी बातें हैं। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डेड करके आप लोगों को भेजने वाला हूं, तो प्लीज जरा इसको सब जने ध्यान से देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा जिसको भी आप लोग शेयर करना चाहते हैं। तो 12 मई 2020, ठीक है, 12 मई 2020 को जब प्रधानमंत्री जी आए तो सबको बड़ी उम्मीदें थी कि लॉकडाउन खुलेगा नहीं खुलेगा और जो इकोनॉमिक कंडीशंस उनको बेहतर कैसे किया जाएगा। तो कई प्रकार की बातें हुई, 15-20 मिनट तक जो मोदी जी का डिस्कशन चला एंड देन लेटर उन्होंने इस बात की अनाउंसमेंट करी कि भारत सरकार द्वारा इकोनॉमी के लिए 20 लाख करोड़ का एक इकोनॉमिक पैकेज डिक्लेयर किया जा रहा है, जो आप सबने सुना, मैंने सुना, हम सबने सुना। ठीक है, तो जैसे ही बोला गया 20 लाख करोड़ रुपया, तो आधे से ज्यादा लोगों को तो यही नहीं पता कि 20 लाख करोड़ के अंदर कितने जीरो होते हैं या 20 लाख करोड़ लिखा कैसे जाता है। तो भारत के कई सारे लोगों ने गूगल पे सर्च करना शुरू कर दिया कि 20 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं, और स्टूपिडिटी तो यहां तक भी निकल कर आती है कई लोगों की, तो 20 लाख करोड़ की स्पेलिंग चेक कर रहे हैं। आप लोग गूगल पे जाके देखिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा कि 20 लाख करोड़ की स्पेलिंग लिख रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं भारत के साथ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश के साथ कि कई सारे लोगों की जो नॉलेज है वो भी काफी कम है, इन्फॉर्मेशन काफी कम है, जिसको हमारे को आगे बढ़ाना है और इसी चीज के लिए हम लोग बात करने वाले। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने एक और भी पॉइंट बोला, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं भारत को अब अपने ही जो देश के बने हुए प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो आपके देश के लोकल प्रोडक्ट हैं उनके लिए आपको वोकल होना पड़ेगा। जो आप लोगों ने सुना कि भाई कहीं ना कहीं जो हम लोग ज्यादातर लॉकडाउन के पीरियड के दौरान जो हमारे लोकल प्रोडक्ट थे उन्होंने ही हमारे को बचाया है, उन्होंने ही हमारे को क्या कहते हैं मेंटेन करके रखा है, हमारी नीड्स को पूरा करा है एक्सेट्रा। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कुछ और भी बातें बोली कि भाई हम लोग जो ये पैकेज लेके आ रहे हैं, ये जो पैकेज है इससे देश के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं इनको भी हम लोग फायदा पहुंचाने वाले हैं। जैसे कि क्योंकि जो भारत के कई सारे लोग ऐसे हैं जो क्या कहते हैं अपने जो जीविका है, अपना जो लाइफ सर्वाइव है वो ठेला लगाकर पटरी पर काम करते हैं या कुछ और जो गली गली में घूमकर अपनी जो अर्निंग का सोर्स ढूंढते हैं, ये सब बातें। ठीक है, तो ये बातें मोदी जी ने कही। ठीक, उसके बाद आत्मनिर्भर आखिरी में जाते थे, दो बातें और भी कही थी। एक तो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए जो 5 मेन पिलर हैं वो कौन कौन से, तो जैसे कि पहला बोला गया इकोनॉमी, यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस है उनको हमारे को बेहतर करना पड़ेगा, प्रोडक्शन वगैरह की बात की गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों को देखना है कि जो इंफ्रा है, जो देश की आधारिक संरचना है उसको बेहतर करना है। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारे देश का जंग लगा हुआ सिस्टम है उसको इंप्रूव करना है कि कहीं ना कहीं करप्शन देखा जाए तो चारों तरफ हमारे देश के अंदर जो सिस्टम है उसके अंदर चारों तरफ जंग लगा हुआ है, कोई उसमें फ्रेशनेस नहीं है। सारे के सारे जो पॉलिटिशियंस है, सारे वर्ड यूज करना थोड़ा गलत होगा, मोस्ट ऑफ द जो पॉलिटिशियंस हैं वो करप्टेड हैं। ये बात आप भी जानते हो, ये बात मैं भी जानता हूं, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। ठीक है, उसके बाद डेमोग्राफी को लेकर भी कहा गया कि कहीं ना कहीं जो हमारे देश की जनांकी की स्थिति है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, लिटरेसी रेट है, इन सब चीजों को भी बेहतर करने की बात की जाएगी। और आखिरी पॉइंट बोला गया डिमांड, यानी कि देश के अंदर मांग। अब जब बात आती है डिमांड की, तो डिमांड तो हम लोग, मैं, आप और हमारे जैसे जो करोड़ों भारतीय वो तभी तो करेंगे ना जब हमारे पास परचेजिंग पावर होगी। पिछले 2 महीने से जिस तरीके से हम लोग लॉकडाउन के अंदर बंद हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी परचेजिंग पावर है वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है। ये बात हम सब जने बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो डिमांड को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा कुछ ऐसा होना चाहिए था जिससे कि वो लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ाए। तो जानते हैं कि क्या सरकार ने ऐसा कुछ करा या नहीं करा इस पैकेज के दौरान।
उसके बाद हमें ये समझना सबके लिए बहुत जरूरी है कि जो इकोनॉमिक पैकेज है उसका क्या मतलब होता है। जो इकोनॉमिक पैकेज है उसका क्या मतलब होता है। इकोनॉमिक पैकेज का मतलब ये होता है कि किसी भी देश की सरकार द्वारा अगर कोई इमरजेंसी हालात आ जाते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो उस इमरजेंसी की वजह से या उन बैड कंडीशंस की वजह से जो इकोनॉमी डाउन हुई होती है उसको अपलिफ्ट करने के लिए कुछ फिनेंशियल असिस्टेंस देना, ठीक है ना। तो यानी कि फिनेंशियल हेल्प, financial help by the government to uplift of economy, upliftment of economy, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को बेहतर करने के लिए सरकार सब्सिडी देती है यानी कि फाइनेंशियल हेल्प देती है, उसी तरीके से इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए सरकार के द्वारा उसमें पैसे का इनफ्लो बढ़ाया जाता है अपनी जेब से, आरबीआई की तरफ से बहुत सारे मेजर्स होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब बातें होती है इकोनॉमिक पैकेज के अंदर। अब बात जरा ये कर लेते हैं कि जब इकोनॉमिक पैकेज डिसाइड किया जाता है तो उसके अंदर किस प्रकार की जो कैटेगरीज होती हैं उनको किस तरीके से समझा जाता है, तो वो मैं आप लोगों को अब समझाने वाला हूं। हाँ जी, तो अब जरा बात कर लेते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जब कभी भी इकोनॉमिक पैकेज डिक्लेयर किया जाता है तो उसकी जो कैटेगराइजेशन होती है वो क्या होती है। कैटेगराइजेशन होती है वो क्या होती है। कैटेगराइजेशन हमारे को पता होनी बहुत जरूरी है कि इकोनॉमी के अंदर जो कैटेगराइजेशन है वो क्या होती है। तो जरा फटाफट से समझते हैं कि जो कैटेगरीज होती है वो क्या होती है। किसी भी देश के इकोनॉमिक पैकेज को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए तीन तरीके के आप लोग मोड यूज कर सकते हैं। एक होता है जो सरकार यूज करे मोड, जिसको आप लोग फिजिकल मेजर्स बोल सकते हैं, जिसको आप लोग क्या मेजर्स बोल सकते हैं, फिजिकल मेजर्स, ठीक है। ये सरकार के रेवेन्यू और सरकार के एक्सपेंडिचर से जुड़ा हुआ होता है। सरकार के रेवेन्यू और सरकार के एक्सपेंडिचर से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि सरकार के रेवेन्यू से जुड़ा हुआ टैक्स है, ठीक है। सरकार के एक्सपेंडिचर से जुड़ा हुआ पब्लिक एक्सपेंडिचर है, सरकार के से जुड़ी हुई डिसइन्वेस्टमेंट है, दूसरा होता है कि देश के लिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके थ्रू, ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल पैकेज लेके आती है जहां पर बैंक्स को क्या कहते हैं सजेशन दिया जाता है या ऑर्डर दिया जाता है कि आप लोन प्रोवाइड कराइए। क्या प्रोवाइड कराइए? लोन प्रोवाइड कराइए। कि जब आप लोन ज्यादा प्रोवाइड कराएंगे तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक के बीच में जो इकोनॉमी है उसके बीच में जो लिक्विडिटी है वो इंप्रूव हो पाएगी। और कुछ मेजर्स होते हैं जिन्हें हम मॉनेटरी में लिखते हैं, ये वो मेजर्स होते हैं जो देश की जो एपेक्स बॉडी होती है मॉनेटरी सिस्टम को लेकर वो मेजर करती है, यानी कि वो कंट्रोल करती है। यानी कि भारत जैसे देश में जो मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा एपेक्स इंस्टीट्यूशन है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना आप लोग मुझे बताएंगे कि रिजर्व बैंक की जो स्थापना है भारत की वो कब हुई। कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो कब हुई, ठीक है, और उसके जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे, ठीक। अब जैसे इसमें मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या आता है, सीआरआर आता है सर, एसएलआर आता है, रेपो रेट आता है, ठीक है। कई सारे बच्चों को पता भी होगा ये सब चीजें, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये होता है। तो भारत सरकार के थ्रू जो 20 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर हुआ है, अब उसमें से हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है वो सारा का सारा फिस्कल में आने वाला है, या जो बैंकिंग सेक्टर है उनको हिदायत दी जाएगी, या फिर सारा का सारा कौन कंट्रोल करने वाला है, आरबीआई कंट्रोल करने वाली। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसको समझाने के लिए हमारे देश के वित्त मंत्री
यानी कि निर्मला सीतारमण जी 5 दिन तक 5 एक तरीके से पार्ट में इस चीज को समझाने के लिए आई। अब वो 5 पार्ट क्या थे जरा फटाफट से समझते हैं उनको भी। डे 1, जब निर्मला सीतारमण जी आई डे 1 के अंदर, तो उन्होंने सबसे पहला जो फोकस पॉइंट बोला कि जो हमारे बिजनेस हैं, बिजनेस कौन से, जो एमएसएमईज हैं, जो कौन से हैं, एमएसएमईज हैं, उनके लिए 20 लाख करोड़ में से लगभग 3 लाख करोड़, यानी कि 20 लाख का सबसे बड़ा पोर्शन किसके लिए डिक्लेयर किया गया, एमएसएमईज के लिए डिक्लेयर किया गया, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े बड़े व्यापारी हैं देश के अंदर। आप लोग सोच भी रहे होंगे कि मुकेश अंबानी जी हैं, और कहते हैं रतन टाटा जी हैं, इन्फोसिस है, विप्रो है, और क्या कहते हैं, बहुत सारी कंपनीज और भी हैं जो भारत के अंदर काम करती हैं, जो भारत की अपनी हैं। बट कहीं ना कहीं सिर्फ एमएसएमईज के लिए ही क्यों भारत सरकार ने इतना फोकस करा, तो इसके रीजन के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, भारत के अंदर जो एमएसएमईज हैं, इनका जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 30% है। जीडीपी भारत की लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर की है, यानी कि 200 लाख करोड़ की है। तो उसमें से 30% जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो अकेले कहां से आता है, एमएसएमई से आता है। यानी कि ऑन एन एवरेज 60 लाख करोड़ जो हमारा जो क्या कहते हैं जीडीपी का हिस्सा है वो कहां से आता है, एमएसएमई से आता है। ठीक है, एमएसएमई के अंदर लगभग 12 से 13 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। भारत का जो वर्क फोर्स है वो लगभग 40 लाख करोड़ का है। अब 40 लाख करोड़ में से अगर आप देख रहे हैं 12 से 13 लाख करोड़ जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ एमएसएमईज में से हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि बहुत बड़ा जो क्षेत्र है प्राइमरी सेक्टर के बाद आपको एमएसएमईज में देखने को मिलता है। और एक बात और, जो एमएसएमईज है वो हमारे देश के जो एक्सपोर्ट होते हैं उसमें लगभग 40% का योगदान देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एमएसएमईज है वो एक तरीके से हमारे देश के लिए, भारत जैसे देश के लिए एक आधार है, एक बेस है। और उस बेस को और मजबूत करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर और जो हमारे देश की गवर्नमेंट है उन्होंने पहला फोकस किसके ऊपर करा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर फोकस करा। और बच्चों ये भी पता होना चाहिए कि जो इनकी डेफिनेशन थी उसमें भी बदलाव ला दिया, जिससे कि जो अब इन्वेस्टमेंट का लेवल वो बढ़ा दिया गया। अब किसमें कितना बदलाव आया कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पहले माइक्रो की लिमिट क्या थी और अब माइक्रो की लिमिट क्या है, पहले स्मॉल की लिमिट क्या थी, अब स्मॉल की लिमिट क्या है, और पहले मीडियम एंटरप्राइजेस की जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी वो कितनी थी और अब कितनी है। ठीक है, तो डे 1 में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े ऐलान हुए जिसमें जैसे कि क्या कहते हैं सबऑर्डिनेट्स जो हैं एमएसएमईज की, यानी कि कुछ फंडिंग्स क्रेडिट कराई जाएगी, किसके लिए, जो एनबीएफसीज हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐलान थे। ठीक है, एनबीएफसीज के लिए जो फंडिंग कराई जाएगी वो लगभग कितनी है, 30,000 करोड़ की है। और भी बहुत सारे ऐलान हुए, तो मैं टोटल कर बता देता हूं आप लोगों को। जो डे 1 के अंदर पहले दिन जो अनाउंसमेंट हुई वो लगभग 5,94,550 करोड़ की अनाउंसमेंट हुई, 550 करोड़। ठीक है, जबकि दूसरे दिन जब निर्मला सीतारमण जी आई तो सबको बड़ा ही था कि आज के दिन क्या होने वाला है, आज के दिन जो टोटल अनाउंसमेंट है वो कितनी होगी, क्या होगी। तो उन्होंने सबसे पहले आते के साथ ही जो फोकस करा वो फ्री फूड टू माइग्रेंट वर्कर्स, यानी कि जो आप लोगों को चारों तरफ आज न्यूज सुनने को मिल रही है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उनके साथ बड़ा ही प्रॉब्लम हो रही है, वो शिफ्टिंग हो रहे हैं। ठीक, तो उनके ऊपर लगभग उनको फ्री फूड देने के 3 महीने तक फ्री फूड दिया जाएगा, जिसके ऊपर अंदाजन 3500 करोड़ रुपए खर्च होने वाला है। ठीक है,
इसके अंदर कहीं ना कहीं एक जो बात और सही लगी वो ये थी, स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटीज किसको? स्ट्रीट वेंडर्स को। अब यहां पे क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि क्या स्ट्रीट वेंडर को एग्जैक्टली रियलिटी में पैसा पहुंच पाएगा? क्योंकि भारत के साथ यही हमेशा की प्रॉब्लम रही है कि यहां पे जो स्कीम्स होती है, पॉलिसी होती है, वो बनती तो बहुत बड़े लेवल की हैं, लेकिन उनकी इंप्लीमेंटेशन, उनका एलोकेशन, उनकी एग्जीक्यूशन वो बिल्कुल ही नामात्र होती है। और इन स्कीम्स का फायदा जो हमारे करप्ट पॉलिटिशियंस है वही लेके जाते हैं। जिस व्यक्ति तक ये चीज पहुंचनी चाहिए थी वो पहुंच नहीं पाती है। ये बात सब जने जानते हैं, आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि ये जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, अगर आप लोग के घर के आसपास कहीं दुकान लगा के बैठे हुए होते हैं, चाहे क्या कहते हैं किसी मार्केट में, तो जैसे ही एमसीडी वाले आते हैं उनको भगाना शुरू कर देते हैं। एक तरफ तो एमसीडी वाले उनको भगाते हैं और भारत सरकार ये इस चीज का दावा कर रही है कि स्ट्रीट वेंडर्स को लगभग 5,000 करोड़ का लोन दिया जाएगा, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये कितनी रियलिटी है? आपने देखा भी होगा, कई सारे पुलिस वाले भी उनको डंडे मार के भगाना शुरू कर देते हैं, कुछ उनसे पैसे लेके उनको लगाने की परमिशन देते हैं। सभी पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते, तो बट लेकिन मोस्ट ऑफ दिस को देखा है, ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। और इसमें एक और बात की गई, नाबार्ड को एडिशनल वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी। नाबार्ड को जो एडिशनल वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी वो लगभग 30,000 करोड़ की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां पर ये बनता है कि जो नाबार्ड है उसकी फुल फॉर्म क्या है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, और नाबार्ड के जो प्रेजेंट अभी हेड हैं वो कौन है? ठीक है, नाबार्ड जैसे आप लोगों को पता है कि भाई एक ऐसा बैंक है जो रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर के लिए बड़ा फोकस करता है, उनके डेवलपमेंट के लिए बड़ा फोकस करता है। ठीक है, दूसरी बात यहां पर यह कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, और नाबार्ड एक तरीके से सबसे बड़ी सुप्रीम अथॉरिटी है एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक, तो वो आपको बताना है नीचे लिख के कमेंट सेक्शन में कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई और नाबार्ड के हेड अभी कौन है। ठीक, तो ऐसे और भी कई सारे ऐलान हुए। तो जो डे टू पे जो टोटल फंडिंग डिस्ट्रीब्यूट की गई वो लगभग थी 3,10,000 करोड़, 3,10,000 करोड़ की बात की गई। ठीक है, चलो जी, डे 2 खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है डे 3। निर्मला सीतारमन जी फिर आती है, फिर कुछ ना कुछ बताती है। डे 3 पर एक और फोकस किया गया कि जो फूड माइक्रो एंटरप्राइजेस रहेंगे, खाने से जो जुड़े हुए एंटरप्राइज रहेंगे, वो कहीं ना कहीं उनको सरकार क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी 10,000 करोड़ की, 10,000 करोड़ की। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर के इंफ्रा को बेहतर करने की बात हुई, और एग्रीकल्चर इंफ्रा को बेहतर करने के लिए सरकार ने ऑन एन एवरेज कहा कि हम लोग 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। तो डे 3 पे जो टोटल अमाउंट की खर्च करने की बात हुई, और भी कई सारे थे, और भी अदर्स भी थे, तो यहां पर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल ऑफ करके लिख देता हूं। तो जो टोटल खर्चा हुआ वो लगभग यहां पर एलोकेट करने की बात हुई 1,50,000 करोड़ डे 3 पे। ठीक है, अब डे 3 खत्म हो गया, तो डे 4 और डे 5 की कहानी बची है, तो उसको भी जरा फटाफट से देखते हैं और समझते हैं। डे 4 एंड डे 5, ठीक है, इनको मर्ज कर देते हैं। और अगर मर्ज कर दे रहा है तो उसमें जो सबसे आखिरी के जो 2-3 पॉइंट बोले गए सरकार के द्वारा या निर्मला सीतारमन जी द्वारा, वो बड़े सही वर्ड थे जिनको हमारे को पता होना बहुत जरूरी है। एक तो बोला गया वायबिलिटी गैप फंडिंग। ये क्या होती है? वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब होता है जब देश की सरकार देश की इंफ्रा को, इंडस्ट्रीज को बेहतर करने के लिए उसमें पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो लगभग 8100 करोड़ की देने की बात यहां पर हुई। और जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट मुझे पर्सनली लगा वो था एडिशनल कैपिटल या एडिशनल एलोकेशन होगा किसके अंदर?
मनरेगा के अंदर, ठीक है। महात्मा गांधी जो गारंटी अधिनियम था जो 2005 में लाई थी सरकार, कांग्रेस की सरकार के दौरान आया था, तो आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में लिख के कि मनरेगा के अंदर पहले कितने दिन का रोजगार दिया जाता था, ठीक है, और अब कितने दिन का रोजगार दिया जाता है। तो इसके अंदर, इस पैकेज के अंदर लगभग एडिशनल 40,000 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट होगा मनरेगा वर्कर्स के अंदर। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हुई, ठीक। तो लगभग 48,100 करोड़ फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में डिवाइड हुआ। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो जो सरकार की टोटलिंग थी वो हमें पता होना, जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो लगभग 48,000 करोड़ के नियर अबाउट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा पैकेज बना। अब जरा एक बार देख लेते हैं। डे 1 में ऑन एन एवरेज 6 लाख करोड़ की बात हुई। डे 2 में 3 लाख करोड़ के पैकेज की बात हुई, ठीक है। उसके बाद डे 3 में लगभग 1.5 लाख करोड़ के पैकेज की बात हुई, ठीक है। डे 4 और डे 5 के अंदर, इसको अगर मैं राउंड फिगर में ले लूं तो 0.5 लाख करोड़ की बात हुई, ठीक है। 0.5 लाख करोड़ की बात हुई। इसको इस तरीके से मर्ज करके लिख देते हैं। तो अगर देखा जाए टोटल, तो 6 और 3 9, 9 और 2 11। ये तो वो पैकेज हो गया बच्चों, ध्यान से सुनना, ये तो वो पैकेज हो गया जो सरकार ने बोला कि यहां पर इतना इतना पैसा बांटा जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप लोग और डीप में पढ़ते, क्योंकि इसमें बहुत सारे पन्ने थे जिनको पढ़ाया गया और पढ़ा मैंने, तो उसमें से कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी लगे, कुछ आलोचनात्मक पॉइंट भी लगे। अब इसमें जो सबसे अच्छी चीज ये लगी वो ये थी कि कहीं ना कहीं जो फूड प्रोवाइड कराने की बात की गई माइग्रेंट वर्कर्स को, एक वो सही पॉइंट मुझे लगा। मनरेगा के अंदर जो पहले क्या कहते हैं 182 रुपए 182 रुपीज पर डे के हिसाब से पेमेंट होती थी, वो 202 रुपए होगी पर डे के हिसाब से, ठीक है। एक ये बात है। तीसरा पॉइंट यहां पर ये लगा कि जो जनधन खाते हैं, आप लोगों के पास भी होगा, अगर किसी के पास होगा तो पता होगा, अगर आपके पास है तो प्लीज उस चीज के लिए एक सही पॉइंट है ये, जनधन खाते जिनके पास है उसमें से महिलाओं को हर महीने आने वाले 3 महीने तक लगभग 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। और भारत की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो महिलाओं के जनधन खाते हैं भारत के अंदर वो है 20 करोड़ के राउंड, ठीक है। तो ये सब पैकेज है। और अगर मान लीजिए ये सब की टोटलिंग कर दी जाए तो ये 11 से 12 लाख करोड़ बनता है कि एक आधा लाख करोड़ है वो इधर उधर हो जाएगा। तो सिंपल बात यहां पर समझ में आती है कि जो सरकार ने जिस चीज के लिए अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जिसको मैं फिस्कल के अंदर डाल दूं, ठीक है। और इस फिस्कल के साथ भी जोड़ना चाहूंगा बच्चों की, अगर आपने देखा हो तो सब जगह पे ना सरकार ने बोला है लोन देने की बात, क्रेडिट देने की बात। ये पैसा अभी डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं है, ये बहुत बहुत बड़ा पॉइंट है। और इसमें एक बात और मुझे याद आ रही है, जो मैं पढ़ रहा था मुझे अचानक से याद आ रही है कि जो पहले भारत सरकार के द्वारा लगभग 26 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने 1.7 लाख करोड़ और उसके बाद लगभग 22,000 करोड़ जो गरीबों के कल्याण के लिए पैसा डाला था वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। यानी कि ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है ना, इसमें से कई सारी अनाउंसमेंट ऐसी हैं जो पहले ही सरकार कर चुकी है, जो सरकार अपने बजट में जो 2020-21 का बजट था उसमें कैटेगराइज कर चुकी थी। यानी कि कहीं ना कहीं देश के सामने 20 लाख करोड़ का कोई सेपरेट पैकेज नहीं है, इसमें से बहुत बड़ा फिगर ऐसा है जो ऑलरेडी इस साल के बजट का हिस्सा था। तो ये बात आप सब ने ध्यान रखें कि 20 लाख करोड़ रुपया जो सरकार ने बोला है वो कोई नया सेपरेट पैकेज नहीं आया है। इसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ऑलरेडी बजट के माध्यम से प्रोवाइड कराने वाली थी, एलोकेट कराने वाली थी, उसमें से काफी हिस्सा वो है। इसको 11 से 12 लाख मान लेते हैं, तो बाकी का जो 8 से 9 लाख रुपए का खर्चा है या 8 से 9 लाख रुपए का जो पोर्शन है वो कहां से आएगा। तो निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि जो 8 से 9 लाख रुपए का जो पोर्शन है ये ऑलरेडी आरबीआई अपने माध्यम से कवर कर चुका है। वो कहां से कवर कर चुका है, कैसे कवर कर चुका है, तो सर वो ध्यान रखिएगा। आरबीआई ने कई बार
जो हमारे देश के आरबीआई के गवर्नर है उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बताया था कि भाई मॉरिटोरियम दिया जा रहा है, सीआरआर को कम किया जा रहा है, बहुत सारी उन्होंने बातें बताई थी। तो जो 8 लाख करोड़ का पोर्शन है वो किसके थ्रू आएगा? आरबीआई के थ्रू। कैसे? जो मॉनेटरी मेजर्स होते हैं, जो क्या होते हैं, मॉनेटरी मेजर्स होते हैं, जैसे सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट एक्सेट्रा, उनके अंदर बदलाव करने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो टोटल अमाउंट है देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें 20 लाख करोड़ के अंदर कुछ पोर्शन सरकार का है, कुछ पोर्शन बैंकों से लाया जाएगा, अभी आया नहीं है। ये मान के चलिए लगभग 10 लाख करोड़ रुपया बैंकों से अभी लोन दिलवाया जाएगा एमएसएमईज को, जो लोन खासकर कोलेट्रल फ्री सिक्योरिटी का होगा, यानी कि जिसके लिए सरकार गारंटी लेगी, उसके लिए कोई भी आपको सिक्योरिटी रखवाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर मेरे एक पॉइंट सजेशन के रूप में आप सबसे है कि अगर आप में से कोई भी व्यक्ति व्यापार करना चाहता है, बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है, मैं खुद भी इस चीज को ट्राई करूंगा, तो वो प्लीज बैंकों में जाकर इस बात के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे कि अगर किसी एमएसएमईज के लिए किसी व्यापार को खोलना है तो उसको क्या कितना लोन मिल सकता है। और जो सरकार ने बोला है कि बिना किसी गारंटी के 100% जो गारंटी है वो सरकार कवर कर रही है, तो क्या वो रियलिटी है या नहीं है, इस बात को जरूर जाके देखेगा। तो अगर छोटा सा कैटेगराइजेशन कर दिया जाए, यहां से आगे कुछ और ये आगे लगभग 8 लाख करोड़, तो अगर छोटा सा कैटेगराइजेशन कर दिया जाए तो कुछ इस तरीके से बन सकता है कि ये जो 20 लाख करोड़ है, इसमें से लगभग 8 लाख करोड़ जो पोर्शन है वो किसके अंडर में आने वाला है? आरबीआई के अंडर में आने वाला है। ठीक है, जो पोर्शन लगभग सरकार के जरिए से आने वाला है वो है 2 लाख करोड़। और ऑन एन एवरेज लगभग 10 लाख करोड़ जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है, यानी कि बैंकिंग सेक्टर है, वहां से दिलवाएगी सरकार। अभी आया नहीं है पैसा, ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा, अभी पैसा आया नहीं है। तो सरकार ने ऑन एवरेज अपनी जेब से जो पैसा खर्च करा है, जो जिसमें जनधन आएगा, ठीक है, जनधन योजना आएगी, जिसमें मनरेगा में जो पहले बजट में 60,000 करोड़ आने थे वो, और 40,000 करोड़ जो इस पैकेज के अंदर आएंगे वो हो गया। और जो लगभग माइग्रेंट वर्कर्स के रहने खाने का इंतजाम है वो ऑन एवरेज अगर टोटलिंग कर दी जाए तो वो 2 लाख करोड़ के नियर अबाउट बैठ जाएगा। तो यहां पे सबसे पहली बात ये खड़ी होती है कि 20 लाख करोड़ में से पब्लिक को सिर्फ कुछ जनधन वालों को और मनरेगा वाले जो लोग हैं उनको मिल सकता है, अदरवाइज और किसी को कोई भी पोर्शन नहीं मिल सकता। यहां पर अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है कि आप लोगों को कुछ मिलेगा, तो आंसर इज नो। आपके अकाउंट में, किसी के भी अकाउंट में कोई कुछ नहीं आएगा। तो प्लीज इस बात की गलतफहमी मत पालिएगा। यहां पर मुझे एक जेमिकिंस की थ्योरी याद आ रही है। जब 1929 के अंदर अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो वहां के लोगों ने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की बजाय जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कह लीजिए, मैक्रो के जो मेन इकोनॉमिस्ट हैं जेमिकिंस, उनकी थ्योरी पर बड़ा वर्क करा था कि अगर आपको मंदी से बाहर निकलना है, डिप्रेशन के दौर से बाहर निकलना है, तो आपको डिमांड बढ़ानी पड़ेगा। डिमांड बढ़ाने के लिए क्या है कि आपको लोगों को पैसा देना पड़ेगा। तो सरकार को यहां पर मेरे हिसाब से इतनी बड़ी बड़ी बातें जो करी हैं सरकार ने, उसके अलावा देखिए, ये मेरा सिर्फ अपना ओपिनियन है, आप लोगों का ओपिनियन अपना कुछ और हो सकता है। सरकार को पहला फोकस करना चाहिए था कि डायरेक्ट बैंक में जो पैसा ट्रांसफर हो सके, जैसे जनधन में करा है, वैसे ही जो क्या कहते हैं हमारे देश के वर्कर्स हैं, खासकर जो लोअर लेवल के वर्कर्स हैं, उनको अगर मैं मान के चलूं, हमारे देश के अंदर 12 करोड़ वर्कर्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एमएसएमईज और जो रेडी वडी वाले हैं उनके वो हैं। तो हर व्यक्ति के अकाउंट में अगर 3,000 करोड़ भी डाले जाते, 3,000 रुपए भी डाले जाते, तो 12
करोड़ इंटू में 3,000, 12×3 = 36, यानी कि लगभग 36,000 करोड़, सिर्फ 36,000 करोड़ के साथ आप डिमांड को बढ़ा सकते थे। कहीं ना कहीं इतनी सारी बातें सरकार ने बोली हैं, इतनी सारी बातें बोली हैं, ये सारी बातें अगर ध्यान से देखा जाए तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन आप करना चाहते हो, लेकिन जब कंट्री में कोई डिमांड ही नहीं करेगा तो वो प्रोडक्शन जाएगा कहां पे? ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, आप लोग रिप्लाई करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ध्यान रखना बच्चों, ये सारे मेरे अपने ओपिनियंस हैं, आपके ओपिनियंस अपने अलग हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स के अपने ओपिनियन अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब जरा कुछ पॉजिटिव और कुछ आलोचनात्मक बातें कर लेते हैं फटाफट से। इस क्या कहते हैं जो पैकेज आया था इसकी, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो मुझे लगा ये कि सरकार ने जितने भी लोन देने की बात करी है, चाहे वो किसी भी तरीके से है, बैंक से है चाहे एनबीएफसी से है, वो 100% क्रेडिट गारंटी सरकार लेगी, कोलेट्रल फ्री होंगे, ऑटोमेटिकली आप लोगों को कोई भी क्या कहते हैं सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी। दूसरी बात, इसमें जो लोन का टाइम पीरियड है वो लगभग 4 सालों तक आपको है और 12 महीने तक तो आपको मोरिटोरियम पे रखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 20 करोड़ लोगों को, यानी कि जैसे मैंने आपको डाटा बताया कि 20 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट के माध्यम से 500 रुपए हर महीने देना, ये एक अच्छा पॉइंट है। लगभग 8 करोड़ फैमिलीज को गैस फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, जो गैस सिलेंडर होता है वो फ्री दिया जाएगा, ठीक है। मनरेगा में जो 182 रुपए पहले पर डे होता था वो 202 रुपए कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद लगभग यहां पर, अच्छा ये पॉइंट आपके पेरेंट्स के लिए हो सकता है बच्चों, आप लोग अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनको जरूर बताइएगा कि जो 24% मंथली वेजेस मतलब जाता था, पीएफ जाता था, प्रोविडेंट फंड आप लोगों ने नाम सुना होगा, 22% इंप्लॉइज, 12% इंप्लॉइज और 12% इंप्लॉयर से, तो लगभग 3 महीने तक जिनकी सैलरी 15,000 से कम है ना, उनके लिए ये जो पीएफ का पैसा होगा सरकार डालेगी। प्लस सीआरआर में कमी करने से देश के अंदर लगभग 137 या 1,37,000 करोड़, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, सीआरआर की वजह से जो लिक्विडिटी है वो कितनी बढ़ेगी? 1,37,000 करोड़, 1,37,000 करोड़ की जो लिक्विडिटी है वो बेहतर होगी, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। अच्छा, सीआरआर का मतलब क्या होता है वो जरूर बताइएगा। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, ये सब जने नोट करके रखिए, आपकी जीके भी बढ़ाएगा। अब भारत सरकार ने डिसाइड करा है कि अगर 200 करोड़ से नीचे का कोई टेंडर होगा, जो सरकार टेंडर पास करती है, 200 करोड़ से नीचे का टेंडर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज को मिलेगा, कोई भी बाहर की जो कंपनीज होगी उनको नहीं मिलेगा। अगला जो पॉइंट पॉजिटिव लगता है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो पीएफ में अब कंट्रीब्यूशन होगा आने वाले टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, 3 महीने 6 महीने के लिए, जो 12% कंट्रीब्यूशन होता था एम्प्लॉयर की तरफ से, एम्प्लॉइज की तरफ से, वो 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है। जो टैक्स डिडक्शन सोर्स होते थे उसको रिड्यूस कर दिया गया है, और कहीं ना कहीं जो एक हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल होते हैं, सेंट्रल जो रिजर्व पुलिस जो होती है ना, ये जो सेंट्रल सिक्योरिटी जो हमारे फोर्सेस होते हैं, इसके अंदर इनकी जो कैंटीन्स है, इसमें भी डिसीजन लिया गया होम मिनिस्ट्री के द्वारा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी सामान बिकेगा, यानी कि जो भारत के बने हुए प्रोडक्ट होंगे वही बिकेंगे, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो क्या कहते हैं नमक वगैरह, जो भी आप दालें वगैरह जो भी आप लोग बात करें, वो सब वही मिलेगा जो भारत के अंदर बनता है। इसके अलावा और कोई फर्दर सामान नहीं मिलेगा, बाहर का बना हुआ सामान नहीं मिलेगा। और एक लास्ट पॉइंट जो पॉजिटिव मुझे और लगता है वो ये है कि पूरे भारत के अंदर अब एक सरकार पैटर्न लाने वाली, जिससे कि एक बार अगर राशन कार्ड आपने बनवा लिया तो उससे आप पूरे भारत में कहीं पर भी जाकर राशन ले सकते हैं। जिस तरीके से एक आधार होता है, पूरी कंट्री में चलता है आधार कार्ड, उसी तरीके से अब एक राशन कार्ड बनेगा जिससे कि पूरी कंट्री में आप राशन ले सकते हो, यानी कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड के ऊपर फोकस किया। इसमें थोड़ा सा पॉइंट ये भी है कि कहीं ना कहीं कुछ आलोचना भी की जाती है, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो जो सबसे बड़ा मुझे पॉइंट लगता है वो ये है कि जिस तरीके से सरकार ने अनाउंसमेंट करा कि सरकार अपनी तरफ से 20 लाख करोड़ का पैकेज बनाने वाली है, तो ये थोड़ा गलत था। सरकार में एक्सप्लेनेशन का जो पैटर्न होता वो बहुत सही होता, तो जिससे लोगों को ज्यादा बिलीव होता, क्योंकि जो इतने सारे वर्कर्स थे ना, वो ना तो वित्त मंत्री को सुनते, ना ही वो अखबार पढ़ते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को सुनना पसंद करते हैं। आप, मैं, हम सब जने बेसब्री से इंतजार कर रहे होते कि अगर आज रात को जैसे ही 8 बजेंगे तो मित्रों बोला जाएगा, तो मित्रों के बाद जो चीजें निकलेंगी वो कितनी पॉजिटिव होंगी और क्या हमारे लिए फायदा होगा, क्या नहीं होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो सरकार ने अपनी जेब से खर्च करा है वो 2 लाख करोड़ है, जो ऑन एन एवरेज 1% ऑफ जीडीपी है, ठीक है। इसमें भी देखने वाली बात ये होगी जो 1% ऑफ जीडीपी है ये कहां से आया है, कैसे आया है, कहां से सरकार ने कलेक्ट करा है, ठीक है।
दूसरा पॉइंट ये है कि सरकार को कहीं ना कहीं माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर थोड़ा और बेहतर कुछ सोचना चाहिए था, जिनको उनको जो प्रॉब्लम्स हो रही है उनके रिगार्डिंग सॉल्यूशन बेहतर और सोचना चाहिए था। क्योंकि सरकार ने जो इतना बड़ा फिगर बोल दिया ना, लोग उलझ गए हैं। 20 लाख करोड़, आधे ज्यादा लोगों को पता ही नहीं कि उसके अंदर कितनी जीरो होती, तो वैसे उलझे पड़े हैं। ठीक है, दूसरा जो कहीं ना कहीं जनधन की तरह जैसे 500 रुपए डाले गए हैं, तो ये मेरा एक पॉइंट है यहाँ पर कि सरकार को वैसा कुछ करना चाहिए था कि कई सारे वर्कर्स के खातों में डायरेक्ट पैसा डाला जाता तो ज्यादा बेहतर होता। अगली बात यह है कि जो भारत ने कोविड-19 से लड़ने के लिए अपनी टीम्स बनाई थी, उनकी जो प्रिसेप्शंस थी, जैसे कि जो हमारे नीति आयोग के चेयरमैन है, मतलब हेड है वीके पॉल, ठीक है, उन्होंने कहा था कि मई के अंदर जो हमारे क्या कहते हैं केसेस होंगे कोविड-19 के, यानी कि कोरोना वायरस के, वो कम होंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की प्रिडिक्शंस हैं वो गलत हो रही हैं। यहाँ पे एक बात है, एक मेरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि कहीं ना कहीं अगर जीएसटी को भी लेकर सरकार थोड़ा सोचती, जीएसटी में रिड्यूस करती थोड़ा रेट, तो कहीं फायदा मिलता, लोग डिमांड ज्यादा करने की बात करते। और ये जो लोन है ना, ये जो लोन है जो आपको फ्री मिलेगा, बिना किसी सिक्योरिटी के मिलेगा, वो सिर्फ उसकी डेट है 31 अक्टूबर 2020 तक इसका फायदा उठा सकते हैं। मेरे हिसाब से इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड करना चाहिए था, ज्यादा फायदा मिलता है लोगों को। ठीक है, और लास्ट पॉइंट में ये भी मैं कह सकता हूँ आलोचना के अंदर कि जो कहीं ना कहीं सरकार ने 1,70,000 करोड़ जो इकोनॉमिक पैकेज को डिक्लेयर करने से पहले ही मोदी जी बता चुके थे लगभग मार्च के महीने में, वो इसमें आपने जो शामिल करा है ना, सरकार को एक पॉइंट है, मोदी जी को एक पॉइंट है कि वो कहीं ना आपको सेपरेट रखना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था ये चीज पहले से ही है। इससे बहुत बड़ी एक कंफ्यूजन, बहुत बड़ा एक मिथ क्रिएट हो गया है पब्लिक के बीच में कि उनको कुछ मिलने वाला है, इकोनॉमी बूस्टअप होने वाली है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो यहाँ पे लोन देने की ज्यादा बात हुई है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाने की कोई ज्यादा बात हुई नहीं है। तो यहां पर कहीं ना कहीं परचेजिंग पावर बढ़ाने की बात होनी चाहिए थी। अब आखिरी में मेरे पर्सनल ओपिनियन जो है, जो मुझे लगता है, ठीक है, पहला ओपिनियन ये, इकोनॉमिक पैकेज और ज्यादा इफेक्टिव होता अगर इंस्टेंट डिमांड पर फोकस होता, यानी कि किस तरीके से अभी डिमांड बढ़ाई जाए उसके ऊपर अगर फोकस होता। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां पर यह है कि जो लोगों को एक्सपेक्टेशन थी, जैसे मुझे एक्सपेक्टेशन थी और मेरे जैसे जो लोग हैं उनको एक्सपेक्टेशन ये थी कि कहीं ना कहीं जो रिलैक्सेशन है उसका बेनिफिट हमें भी मिलता, जैसे कि कुछ ईएमआईज हैं, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, एग्जैक्ट्रा, ऐसे बहुत सारे स्कूल की फीस है, 1 महीने की माफ हो जाती या आधे महीने की माफ हो जाती, या इनके ऊपर सरकार ये बोल सकती थी कि सिर्फ आधा आधा अमाउंट जाएगा, तो कई सारे लोगों को बेनिफिट मिलता, जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, उसके बाद डोमेस्टिक कंपनीज को भी लेकर हम लोग एक अच्छी मीटिंग कर सकते हैं कि किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए ये जो डोमेस्टिक हमारी कंपनीज है इनका क्या रोल प्ले हो सकता है, कितना ज्यादा और क्या कहते हैं बेहतर कर सकती हैं, और कैसे अपने साथ जो छोटी कंपनीज है उनको जोड़ सकती है। जैसे टाटा कंपनी है, ये 100 से ज्यादा देशों में व्यापार कर रही है, तो कहीं ना कहीं अगर 100 से ज्यादा देशों में व्यापार कर रही है तो कुछ तो बात होगी। तो यहाँ टाटा कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, इन्फोसिस है, विप्रो है, एशियन पेंट है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने वर्ल्ड वाइड अपने आप को प्रूव करा है, तो उनकी भी कहीं ना कहीं राय ली जाती, जो हमारे बड़े बड़े इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय ली जाती, जो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं पिछले हमारे क्या कहते हैं ये चाहे मनमोहन सिंह जी हैं या फिर मनतेक सिंह आलूवालिया जी हैं, इनकी अगर राय ली जाती तो शायद इकोनॉमिक पैकेज, और वन ऑफ माय फेवरेट जो क्या कहते हैं रघुराम जी राजन हैं, उनकी अगर राय ली जाती तो शायद ये इकोनॉमिक पैकेज और ज्यादा बेहतर हो सकता था। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को ये बात पता लग गई होगी कि भारत सरकार ने अपनी पॉकेट से कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं खर्च करना है, ये पैसा खर्च होने की बात हुई है, ये पैसा अभी आना है, और ये वाला जो पोर्शन है ना ये भी एक्सपेक्टेड है, ये भी एक्सपेक्टेड है, यानी कि भी इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा कंट्री के अंदर, कंट्री के अंदर इसका भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इतनी सारी बातें होने के बाद मैं सिंपल शॉर्ट शब्दों में ये कहना चाहूंगा कि जो भारत सरकार ने इकोनॉमिक पैकेज निकाला है ये उतना इफेक्टिव नहीं है जितना इफेक्टिव ये हो सकता था। अगर मैं इसको पर्सनल अपनी रैंकिंग दूं तो ये 10 में से मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 50% और 40 से 50% की इसकी रैंकिंग जाती है, यानी कि 4 से 5 मार्क्स जाते हैं। इससे देश की पब्लिक को डायरेक्टली कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला, इसके लिए सबको इंतजार करना पड़ेगा।
और लंबा इंतजार करना पड़ेगा, कि कोई ये नहीं है कि अचानक से चुटकियों में आप लोगों ने इंडस्ट्री लगा ली या अचानक से कोई भी इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएगा। हमारे देश का बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी इतना ज्यादा क्या कहते हैं सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेकार हो चुका है, जिसकी कोई नहीं, चाहे वो यस बैंक की बात हो, चाहे वो नीरव मोदी का केस हो, चाहे वो विजय माल्या का केस हो, इतने सारे केसेस हैं जिसको आप लिस्ट बना लो। अभी कुछ दिनों पहले ही लगभग आरबीआई ने 68,000 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है, जो लोन है, वो राइट ऑफ करा था। यानी कि इतनी सारी कमियां होने के बाद भी बैंकों के ऊपर विश्वास करके करना पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। बट बैंकों के साथ इतना ज्यादा बिलीव दिखाकर और क्या कहते हैं इकोनॉमी को ठीक करने की बात जो सोची जा रही है, वो मुझे नहीं लगता इतनी ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करेगी। इंस्टेंटली लॉन्ग टर्म में हो सकता है, बट कहीं ना कहीं और कुछ बेहतर तरीके हो सकते थे सरकार अगर देखती। और यहां पर एक मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन और है कि अगर हम लोगों को लगता है कि हमें अपने देश को बेहतर करना है, तो सबसे पहले जो पॉलिटिक्स है ना, इसके अंदर पढ़े लिखे नेता होने बहुत जरूरी हैं। काफी सारे जो नेता लोग हैं, इनकी क्वालिफिकेशन नॉलेज इतनी वाहियात है, इनको खुद को कुछ नहीं पता होता, बस इनको टीवी चैनलों पर आकर बकवास करनी होती है और कुछ इनको लेना देना नहीं है। पब्लिक को फायदा होगा नहीं होगा, दे डोंट हैव एनी आइडिया कि भैया फायदा कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी, कुछ पता लगा होगा। आज के वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है ये वीडियो तो प्लीज जरूर अपने अपनी नॉलेज को बढ़ाइएगा और अपने नोन के साथ इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।